आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन का 23वां भाग। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जलपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वो कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जलपा ने समझाया था। फिर ये शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांधकर उसे बहला रखा। वो कहते, अजी बीवी की कुछ फिक्र न करो, जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नज़र कर दोगे, बेगम साहिबा का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा! इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गईं। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जलपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वो जड़ाऊ हार जेब में रखे जलपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वो जानता था जलपा पहले कुछ नाक भों सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि ये हार देखकर वो ज़रूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवी दीन और जग्गू को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वो कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वो जलपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए। पर देवता ने वरदान देने के पहले उसके थाल को ठुकरा दिया। उसके नैवेद्य उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे फिरेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जलपा की वो क्रोधमयी मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वो इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुलजिमों को बरी न किया तो जलपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में ना आया, कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए, यहाँ से 6-7 मील से कम न होगा। वो उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं कल हाईकोर्ट के जजों से कहूँगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगिया पहुंचा। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी झन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वो रुक गया और बाहर सिर निकालकर देखा तो वही दरोगा जी। दरोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहिबा से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वो भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि उसकी मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराज़गी की वही दवा है। आप ही कहाँ पे जाते थे? मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और ज़रा सरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोहरा को बुलवा लेंगे,
2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेस रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वहाँ उस खटिक के घर पड़ी हुई हैं। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चलाऊंगा। दरोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ चलना चाहें चलिए, मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं भी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दरोगा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। वही बेगम साहिबा। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना है। दरोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर न रहेगी, वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे सौदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दरोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ़ कीजिए, अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी, लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर न समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फ़ायदे के ख्याल से कह रहा हूँ। रमा ने होंठ चबा कर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फ़ायदे का इतना ख्याल न करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं उस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। ये कहता हुआ वो मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, ज़रा सुनिए, अरे बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। ज़रा और आगे चलकर वो एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वो रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं, साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? ये कहना कि पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी। लज्जास्पद बात है। अगर वो पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वो लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वो भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए, रक्त की नदियां बह गईं, प्राणों की होली खेल डाली गई। इसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सज़ा से वो इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वो स्वप्न देख रहा था। दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वो औरत जलपा थी। जलपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वो पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा तो देखा दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, ज़रा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाई कोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है
कि वो अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला न हो जाए ये मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसीलिए फिर पहरे का इंतज़ाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, ये डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह की शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ ये डीओ दिखाएंगे, वो आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी, बहुत खुश हैं। वो यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। ये कहते हुए इसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। वो तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में ये अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो गया तो बहुत नाराज़ होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका ये मतलब है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? कमिश्नर साहब का ये हुक्म है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। बाबू रमानाथ, अब क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वो हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से ज़िंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की ज़रा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोज़ख में ले जाए पर जेल की सज़ा न दे। मार धाड़ गाली गुते वो तो वहाँ की मामूली सज़ा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोज़ख से बदतर है जेल। दरोगा, ये बेचारे अपनी बेगम साहिबा से माजूर हैं। वो शायद इनकी जान की ग्राहक हो रही हैं। उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वो हार दिया था ना, फिर भी राज़ी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज़ पर रख दिया और बोला, वो हार ये रखा हुआ है। अच्छा, इसे उन्होंने कबूल नहीं किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दरोगा, ये तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनसहर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई, पहले से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वो अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सज़ा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जल्पा को भी संकट में डालने का साहस वो किसी तरह न कर सकता था। वो पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वो मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेज़ी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंख मारी, मानो कह रहे हो हाँ आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं।
क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार न होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वो दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादिक आएगी। इसके सिवाय हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। बाहलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमा ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वो भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वो आज़ादी दी गई थी पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। अब जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए, जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वो बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवाय और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकती है? जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार हो सकती है? रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, ज़रा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी ज़रा भी कद्र नहीं करती। यही बात है ना? बेशक। मुआफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक ये है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वो मिले क्यों कर? लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। ये हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं। पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मज़े में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी न लें। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मज़ा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। ये सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमोदरफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं वैसे ही उसका प्रेम अभिनय भी प्रेम उन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वो जलपा किसी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है। 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? जोहरा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना,
फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा। दिल से कहती हो ज़ोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। ज़ोहरा, अगर ये खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवाय मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं? रमा निष्कपट प्रेम का ये परिचय पाकर विहल हो उठा। ज़ोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति इतनी बढ़ गई थी। ये कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाएं, क्या वो परम भाग्यशाली नहीं है? रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जल्पा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वो पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वो भी भोग विलास करना चाहता था। जल्पा की ओर से हटकर उसका विलासक्त मन प्रबल वेग से ज़ोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारिणी वैश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, ये सब ढकोसला है। न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी। ये सब परिस्थिति पर निर्भर है। ज़ोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वो केवल इसीलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वो छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वो इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। रमा ज्यों ज्यों ज़ोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निशंक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर भींच लिया कि किसी की नज़र न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जल्पा है या चली गई, लेकिन वो अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वो अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वो उसे छोड़ना न चाहता था। देवी दीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वो किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता था। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जल्पा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जल्पा यहाँ क्या करने आएगी? मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। ये जल्पा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जल्पा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वो कांति थी, न वो लावण्य, न वो चंचलता, न वो गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गईं। जल्पा इस दशा में और मेरे जीते जी। अवश्य देवी दीन ने उसे निकाल दिया होगा और वो टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दीन इतना बेमुरव्वत नहीं है। जल्पा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही। कैसे मालूम हो? क्या बात है? मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना दुखनी जल्पा की वो मूर्ति
आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे? यहाँ कौन अपना है? जल्पा का नाम ज़बान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़ें और फिर घर से निकलना बंद कर दें। जल्पा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थीं। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वो कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद ज़ोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। ज़ोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? ये कहते हुए उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी बाँह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ ज़रा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। ज़ोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो? रमा ने आवेश में कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं ज़ोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई कश्ती गोते खा रही थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुबारक दिन है और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूँगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जल्पा को जिस सूरत में देखा है वो मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वो आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। ज़ोहरा, कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। ज़ोहरा ने पूछा, वो तो उस बूढ़े मालदार खट्टे के घर पर थी। हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहाँ से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे। उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूँ वो मुझे देखकर मुंह उधर कर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वो इस वक्त इस दशा में क्यों है। ज़ोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों में कम से कम हमदर्दी की आशा तो होती है। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी को ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ ज़रा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज़्यादा सलूक न करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ ज़रा भी हमदर्दी न करोगी ज़ोहरा? तुम अगर चाहो तो जल्पा का पूरा पता लगा सकती हो। वो कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जल्पा को प्रयाग जाने पर राज़ी कर सको ज़ोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे ज़रा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी ये चोट नहीं सह सकती। ज़ोहरा वैश्या थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेसी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता था। पहले वो यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकतीं। रमा में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में ज़ोहरा को पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वो खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे ज़रा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई।
इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वो प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जल्पा से कोई शंका न थी। जल्पा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, ज़ोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था। फिर जल्पा किस गिनती में थी? ज़ोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम इतना रंज करते हो प्यारे? ज़ोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जल्पा का पता लगाऊंगी और वो यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम से सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। ज़ोहरा चिंतित होकर बोली, ये तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहाँ जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवाय तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाज़त है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और ज़ोहरा की बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? ज़ोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज़ ना होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दरोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दरोगा ने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम ज़ोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दरोगा जी आप इस वक्त यहाँ से जाएं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दरोगा, तो आपका पट्टा खारिज। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों न हो, चलो ज़ोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। ये कहते हुए उन्होंने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चले जाएं। ज़ोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वो गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। ज़ोहरा मेरी है और जब तक मैं हूँ कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। ये कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वो गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे से नीचे धकेल दूं, शैतान का बच्चा। बकने दो, आप ही चला जाएगा। चला गया। ज़ोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सूअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दिख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था। न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। और जो वो कल से मुझे ना आने दे तो? कौन? अगर इस बीच में उसने ज़रा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वो देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो ज़ोहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है, जब तक मैं मर न जाऊँ। ज़ोहरा की आंखें चमक रही थीं। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकालो प्यारे। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गबन का अगला भाग।